हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य शर्मा एंड वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेज। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने मेम्ब्रेन प्रोटीन की स्टडी स्टार्ट किया था, जहां पे मैंने आपको मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स पाई जाती हैं वो तीन तरीके की हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू वो किस तरह से मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड हैं। उनमें पहली थी पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, दूसरी थी इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स और तीसरी थी एंकर्ड प्रोटीन्स। ठीक है, इन सभी के बारे में अब हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे। आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि जो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं दे आर प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन्स, वो मेम्ब्रेन के सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक, अब हम डिस्कस थोड़ा सा एक बार फिर से क्लेरिफाई कर लेते हैं कि मेम्ब्रेन के सरफेस से हमारा क्या मतलब था। ठीक है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके दो सरफेस होते हैं। एक सरफेस फेस करता है ईसीएम को, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को, और दूसरा जो सरफेस होता है वो फेस करता है साइटोसॉल को। ठीक है, और हमने आपको पहले ही ये चीज बताया हुआ है कि ये जो दोनों सरफेसेस होते हैं ये एक्वस एनवायरनमेंट कंटेन करते हैं। चाहे हम बात करें ईसीएम की, यहाँ का भी जो एनवायरनमेंट है वो एक्वस है, और अगर हम बात करें साइटोसॉल की तो यहाँ का एनवायरनमेंट भी क्या है, एक्वस है। ठीक है, इसीलिए जो मेम्ब्रेन की लिपिड्स होती हैं वो क्या करती हैं, अपने पोलर हेड ग्रुप को आउटर सरफेस की तरफ या फिर इनर सरफेस की तरफ एक्सपोज करती हैं ताकि वो एक्वस एनवायरनमेंट में इंटैक्टली बनी रहें। ठीक है, इसी तरह से जो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं उनका भी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से वो मेम्ब्रेन की सरफेस पे रह पाती हैं। ठीक है, तो उसको क्लियरिफाई करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ। जो प्रोटीन्स होती हैं आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं, अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर प्रोटीन की, एक पर्टिकुलर प्रोटीन मिलकर के बनी होती है पॉलीपेप्टाइड से। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनी होती है, और पॉलीपेप्टाइड्स जो होते हैं वो अमीनो एसिड से मिलकर के बने होते हैं। ठीक, ये आप सबको पता होगा। ठीक है, अमीनो एसिड से मिलकर के बने होंगे। मैं आपको जब अमीनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि जो अमीनो एसिड्स होती हैं वो पोलर नेचर की भी हो सकती हैं और नॉन पोलर नेचर की भी हो सकती हैं। पोलर नेचर की भी हो सकती हैं और नॉन पोलर नेचर की हो सकती हैं। ठीक, अब अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर प्रोटीन्स की, अगर एक पर्टिकुलर प्रोटीन में अमीनो एसिड्स की बात करें, कंपोजिशन की बात करें, तो किसी भी पर्टिकुलर प्रोटीन के जो अमीनो एसिड कंपोजिशन होता है वो फिक्स्ड रहता है। ठीक है, हर एक प्रोटीन्स का जो अमीनो एसिड सीक्वेंस होता है वो फिक्स होता है। ठीक, उस प्रोटीन में पोलर अमीनो एसिड भी हो सकती हैं और नॉन पोलर अमीनो एसिड्स भी हो सकती हैं। ठीक है, इसी तरह से जो हमारी पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं उनका जो कंपोजिशन होता है वो भी पहले से डिफाइंड होता है। ठीक, वो प्रोटीन्स जब सिंथेसाइज होती हैं तो एक पॉलीपेप्टाइड के फॉर्म में सिंथेसाइज होती हैं और फिर उनकी फोल्डिंग की जाती है। ठीक, फोल्डिंग के दौरान ये ध्यान रखा जाता है कि ये प्रोटीन, चूंकि पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, इसको सेल के सरफेस पे रहना है, सरफेस का एनवायरनमेंट जो है वो एक्वस है, तो कुछ इस तरह से उसको फोल्ड किया जाता है कि वो एक्वस एनवायरनमेंट में आसानी के साथ रह सके। ठीक है, तो किस तरह से फोल्डिंग होगी, मैंने कहा कि वहां पे जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस होगा वो पोलर और नॉन पोलर दोनों से मिलकर के बना होगा। तो जब फोल्डिंग हो रही होगी तो सेल्स उसको कुछ इस तरह से फोल्ड करती हैं कि जो पोलर अमीनो एसिड्स होते हैं वो प्रोटीन की सरफेस पे चले जाते हैं, और नॉन पोलर अमीनो एसिड्स क्या होते हैं वो प्रोटीन्स के इंटरनल साइड में होते हैं। ठीक है, तो अब सरफेस पे कौन से अमीनो एसिड्स आ जाएंगे, यहाँ पे पूरी सरफेस पे चार्ज अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, इस पेरिफेरल मेम्ब्रेन की जो सरफेस है इसकी सरफेस पे जो भी अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे चार्ज अमीनो एसिड हैं। ठीक, चार्ज अमीनो एसिड होने की वजह से वो क्या करेंगे, या तो इस लिपिड के हेड ग्रुप से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस के थ्रू जुड़ जाएंगे, और यहाँ पे जो एक्वस एनवायरनमेंट है इसके साथ में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे। ठीक है, इन लिपिड के सरफेस के अलावा ये जो प्रोटीन्स यहाँ पे इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं इनके भी हाइड्रोफिलिक रीजन से बाइंड कर सकती हैं, मतलब यहाँ पे भी ये प्रेजेंट हो सकती हैं, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के थ्रू जुड़ सकती हैं। ठीक है, तो चार्ज अमीनो एसिड कहाँ होंगे, प्रोटीन की सरफेस पे होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो चार्ज पोलर ग्रुप है इनके साथ, और इसके अलावा जो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं जिनकी वजह से ये एक्वस एनवायरनमेंट है, इनके साथ में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के थ्रू जुड़ी रहती हैं। ठीक है, तो एसोसिएटेड कैसे रहते हैं, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है,
तो अगर हम बात करें इनके रिमूवल की, ठीक है, अगर हम बात करें कि इस प्रोटीन को आइसोलेट करना है, आपको इनको हटाना है मेम्ब्रेन से, आपको पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को आइसोलेट करना है, तो करना क्या होगा आपको। अब आप ध्यान दीजिए, अगर तो ये जो प्रोटीन्स हैं ये मेम्ब्रेन से कैसे एसोसिएटेड हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस के थ्रू और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। तो अगर हम मेम्ब्रेन को ऐसे ट्रीटमेंट दें, ऐसा माइल्ड ट्रीटमेंट दें जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन टूट जाए और हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाए, ठीक है, तो क्या होगा, ये प्रोटीन्स यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। तो दे कैन बी रिलीज्ड by relatively mild treatments that interferes with the hydrogen bonds and electrostatic interactions। ऐसा ट्रीटमेंट आप दीजिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन टूट जाए और हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाए, तो क्या होगा, ये जो प्रोटीन्स हैं ये यहाँ से रिलीज हो जाती हैं और हमारी जो मेम्ब्रेन होती है वो इंटैक्ट बनी रहती है, ठीक है। एग्जाम्पल होता है इस तरह के जितने भी डिटर्जेंट होते हैं उनका एग्जाम्पल, मैं एक बेसिक एग्जाम्पल आपको बता दूं, ऐसे सारे डिटर्जेंट्स जिसमें कार्बोनेट प्रेजेंट हो, ऐसे सारे डिटर्जेंट जिनमें कार्बोनेट प्रेजेंट है, अगर उनको हम हाई पीएच पे, एट हाई पीएच, एल्कलाइन पीएच, एट हाई पीएच पे कार्बोनेट से अगर हम ट्रीट कर दें मेम्ब्रेन को, तो क्या होगा, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स वहाँ से निकल जाती हैं, क्योंकि कार्बोनेट क्या करता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने का काम करता है, जिसकी वजह से आसानी के साथ पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स रिलीज आउट हो जाती हैं, ठीक है। ये तो बात थी पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के प्रेजेंस की, ठीक है। पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं और फिर पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स किस तरह से मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होती हैं, ठीक है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन आखिर यहाँ मेम्ब्रेन में फंक्शन क्या करती हैं। जैसे आप इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के फंक्शन के बारे में जानते होंगे, आपको बताया गया होगा कि इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स रिसेप्टर की तरह काम करती हैं, आयन चैनल की तरह काम करती हैं, कैरियर की तरह काम करती हैं, ठीक है, एंजाइमेटिक फंक्शंस करती हैं। तो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स वहाँ पे क्या करती हैं, इसके बारे में आपको बहुत कम पढ़ने को मिलेगा कि पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन वहाँ मेम्ब्रेन में करती क्या है, ठीक है। लेकिन अगर ये मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है तो इनका कोई ना कोई काम तो जरूर होगा ना। तो हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये यहाँ पे काम क्या करती हैं। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की तरह ही पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो होती हैं वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करती हैं, जो कि सेल के सर्वाइवल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि बहुत सारे जो एंजाइम्स होते हैं उनकी एक्सेसरी प्रोटीन्स होती हैं, उनके फंक्शन को गवर्न करती हैं। क्या होता है, बहुत सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जिनकी सब यूनिट्स अलग अलग जगह पर पड़ी होती हैं। जब सारी सब यूनिट्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं तब वो एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। उनमें से कुछ प्रोटीन्स ऐसी भी होते हैं जो कि पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं, जो मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। होता क्या है कि जो मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम होता है वो पहले से ही मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, लेकिन वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहता है, ठीक है। जैसे ही उनकी एक्सेसरी प्रोटीन्स आकर के उस एंजाइम से या फिर मेम्ब्रेन से बाइंड करती हैं, वहां पे कन्फर्मेशनल चेंज होता है, जिससे कि उन एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स खुल जाती हैं और वो सबस्ट्रेट से आसानी के साथ बाइंड कर पाती हैं, ठीक है। और जैसे ही एक्टिव साइट्स खुलती हैं वो एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाती हैं, तो क्या करती हैं, दे रेगुलेट द मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम्स, बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम्स को रेगुलेट करने का काम करती हैं। इसके अलावा दे कैन रेगुलेट द सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग का मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, जैसे कि आपने सुना होगा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स के बारे में, आपने जीपीसीआर के बारे में पढ़ा होगा। जीपीसीआर क्या होता है, ये जी प्रोटीन से कपल्ड होता है, जी प्रोटीन्स, वहाँ पे जी प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स होती हैं, ठीक। ये हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन्स क्या होती हैं, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ही होती हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। ये मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। जी प्रोटीन जीपीसीआर क्या होते हैं, सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स होते हैं। और यहाँ पे इसकी पेरीफेरी पे, सेल मेम्ब्रेन की पेरीफेरी पे साइटोसोलिक फेज पे क्या होता है, एक हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन पाई जाती है। ये जो हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन है ये एक तरह की पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। अगर इस प्रोटीन को यहाँ से हटा दिया जाए तो जीपीसीआर की फंक्शनिंग बंद हो जाएगी, ठीक है। जीपीसीआर से जैसे ही आकर के सिग्नल बाइंड करता है, होता क्या है, यहाँ पे ये जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती हैं और फर्दर सिग्नलिंग प्रोसेस चलती है। हम आगे चल के सेल सिग्नलिंग में इसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। तो जीपीसीआर जो होते हैं
वो क्या होते हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं। और जी प्रोटीन्स क्या होती हैं, एक तरह की पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं जो जीपीसीआर मीडिएटेड सिग्नलिंग को फैसिलिटेट करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारी पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं वो सेल सिग्नलिंग को रेगुलेट करने में हेल्प करती हैं। इसी तरह से बहुत सारी प्रोटीन्स हैं, हम सबके बारे में वन बाय वन सेल सिग्नलिंग में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आयन चैनल्स का रेगुलेशन करती हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की तरह भी काम करती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की तरह से मैं आपको रिमाइंड करा दूं, एक इलेक्ट्रॉन कैरियर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जिसको आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, साइटोक्रोम सी। ये एक तरह की पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है। ठीक है, साइटोक्रोम सी। इसके अलावा मेम्ब्रेन एंकर्स का काम करती हैं। मेम्ब्रेन एंकर्स का मतलब ये होता है कि जो यूकैरियोटिक सेल सिस्टम होता है वो आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो एक सेल मेम्ब्रेन को दूसरी से एक सेल की मेम्ब्रेन को दूसरी सेल की मेम्ब्रेन से जोड़ने का काम भी ये पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स फैसिलिटेट करती हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाने वाली पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स परफॉर्म करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो एंकर प्रोटीन होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो बात कर लेते हैं एंकर्ड प्रोटीन की। ठीक है, तो एंकर्ड प्रोटीन क्या होता है, उनके पास एक या एक से ज्यादा कोवैलेंटली लिंक्ड लिपिड मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, अब ये जो लिपिड एंकर होता है, जो ये लिपिड मॉलिक्यूल होता है, ये क्या करता है, ये एक हाइड्रोफोबिक रीजन प्रोवाइड करता है। मैंने आपको बताया था कि जो लिपिड्स होती हैं वो उनके पास एक अनचार्ज हाइड्रोकार्बन चेन होती है। ठीक है, वो हाइड्रोकार्बन चेन क्या करती है, एक हाइड्रोफोबिक रीजन प्रोवाइड करती है, जो कि क्या होता है, मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो वो जो लिपिड मॉलिक्यूल होता है वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में इंसर्ट कर जाता है। ठीक है, और क्या करता है, जो प्रोटीन होती है उसको यहाँ पे होल्ड किए रखता है। ठीक, ये क्या करता है, इस प्रोटीन को होल्ड किए रखता है। इसके अलावा ये जो प्रोटीन्स होती हैं, ये प्रोटीन्स क्या होती हैं, ये आउटर सरफेस पे जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनके साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बनाती है। ठीक है, लेकिन जो मेजर फोर्स होता है इनको यहाँ पे होल्ड रखने वाला, वो ये लिपिड एंकर्स होते हैं, जो कि यहाँ पे एंकरिंग फोर्स प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है, एंकर्ड प्रोटीन है, वो यहाँ पे सरफेस पे क्या रहती है, होल्ड रहती है, उसको होल्ड किए रहते हैं सरफेस पे, इसीलिए इनको हम लोग एंकर्ड प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो लिपिड मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो यहाँ पे चार पॉसिबिलिटी हैं। या तो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड से हेल्ड रहेंगे, एंकर्ड रहेंगे, या फिर आइसोप्रेनॉइड्स होते हैं, कुछ आइसोप्रेनॉइड्स होते हैं जैसे कि फॉर्नेसिल ग्रुप कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स, फॉर्नेसिल ग्रुप कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स, या ग्रेनाइल कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स। इस तरह के कुछ आइसोप्रेनॉइड्स होते हैं जिनके थ्रू ये अटैच्ड होती हैं। और रिसेंटली अभी ये देखा गया है कि कुछ प्रोटीन्स कोलेस्ट्रॉल से भी हेल्ड होती हैं। स्टेरॉल्स का एग्जांपल एनिमल सेल में कोलेस्ट्रॉल होता है, आपको पता होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल लिंक्ड प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, और कुछ प्रोटीन्स ग्लाइकोसाइलेटेड डेरिवेटिव्स ऑफ फास्फाटिडिल जिसको हमने बताया था आपको, जीपीआई लिंक प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, कुछ होते हैं जो जीपीआई लिंक प्रोटीन्स होती हैं, वो जीपीआई के थ्रू एंकर्ड होती हैं। ठीक है, तो ये प्रोटीन किस तरह से एंकर्ड होती हैं, कहाँ पे पाई जाती हैं, अभी मैं बना के इन चीजों को समराइज करता हूँ। ठीक है, और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो एंकर्ड प्रोटीन के एसोसिएशन की बात करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि लिपिड से एंकर्ड प्रोटीन होती हैं, कोवैलेंटली लिपिड से एंकर्ड प्रोटीन्स होती हैं, उनको हम लोग एंकर्ड प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, चार पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बताई कि या तो वहाँ पे एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड होगा, ठीक है, दूसरा या तो वहाँ पे कोई आइसोप्रेनॉइड होगा, तीसरा वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, और चौथा जीपीआई लिंक प्रोटीन्स हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको एक स्ट्रक्चर के साथ बना के बताने की कोशिश किया है, समझाने की कोशिश मैं आपको करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक कलर से मैंने जो लाइन ड्रॉ किया है, मान लीजिए हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर मोनोलेयर है। ठीक है, ये इनर मोनोलेयर है। ठीक, आउटर मोनोलेयर, इनर मोनोलेयर। आउटर मोनोलेयर के बाहर की तरफ हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, और इन साइड में हमारा साइटोसॉल प्रेजेंट है। ठीक है, साइटोसॉल प्रेजेंट है। ठीक, तो मैंने आपको पहली पॉसिबिलिटी जो मैंने आपको बताया था, या तो एंकर्ड प्रोटीन्स लिंक्ड होंगी एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड से, और वो जो फैटी एसिड्स होती हैं वो ज्यादातर केसेस में या तो पाल्मेटिक एसिड होती हैं या फिर मैरिस्टिक एसिड होती हैं। ठीक है, तो या तो अगर फैटी एसिड लिंक्ड प्रोटीन्स जो होती है, या तो कोवैलेंटली पाल्मिटॉइल ग्रुप से अटैच्ड होगी, और पाल्मिटॉइल ग्रुप जो अटैच होता है वो कहाँ से अटैच होता है, ऑन इंटरनल सिस्टीन।
जो प्रोटीन होती है उसके अंदर में कहीं पे सिस्टीन रेजिड्यू होगा, स्पेसिफिक सिस्टीन रेजिड्यू होगा, वहां से पाल्मिटॉइल ग्रुप अटैच्ड होता है। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी है माइरिस्टोइल ग्रुप, एन मेरिस्टोइल ग्रुप। मेरिस्टोइल ग्रुप कहां से अटैच होगा? वो अटैच होगा एन टर्मिनस पे। प्रोटीन, जिस प्रोटीन से माइरिस्टोइल ग्रुप अटैच हो रहा है उसके एन टर्मिनस पे एक फ्री ग्लाइसिन रेजिड्यू होगा, वहां से माइरिस्टोइल ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, पाल्मिटॉइल ग्रुप इंटरनल सिस्टीन से या फिर सीरीन से अटैच होता है, और जो माइरिस्टोइल ग्रुप होता है वो एन टर्मिनस ग्लाइसिन से अटैच होता है। ठीक है, कोवैलेंटली अटैच होता है। याद रखिएगा ये कोवैलेंट एंकर्ड प्रोटीन्स हैं, कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ी होती हैं। ठीक, तीसरी पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई कि आइसोप्रीन ग्रुप से अटैच्ड प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, आइसोप्रीन का मैंने आपको एग्जांपल बताया था, तो फॉर्नेसिल होगा या फिर ग्रेनाइल ग्रेनाइल होगा। फॉर्नेसिल्स जो होते हैं वो 15 कार्बन कंटेनिंग आइसोप्रीन्स होती हैं, और ग्रेनाइल ग्रेनाइल जो होती हैं वो 20 कार्बन कंटेनिंग आइसोप्रीन्स होती हैं। ये कहाँ से जुड़ती हैं? ये जुड़ती हैं कार्बोक्सिल टर्मिनस पे। अगर कहीं पे सिस्टीन प्रेजेंट है तो वहां से ये अटैच हो जाती हैं प्रोटीन से। ठीक है, कार्बोक्सिल टर्मिनल की सिस्टीन से अटैच होती हैं। ठीक है, और ये तीनों ही कैटेगरी की जो प्रोटीन्स होती हैं वो पाई जाती हैं इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब साइटोसोलिक फेज की तरफ पाई जाती हैं। कौन कौन सी? पाल्मिटॉइल ग्रुप एंकर्ड प्रोटीन, मरिस्टोइल ग्रुप एंकर्ड प्रोटीन, फॉर्नेसिल और ग्रेनाइल ग्रेनाइल ग्रुप एंकर्ड प्रोटीन्स जो होती हैं वो साइटोसोलिक रीजन पे पाई जाती हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए साइटोसोल बना हुआ है, ये तीनों की तीनों साइटोसोल को फेस करती हैं। ठीक है, चौथी कंडीशन हमारी जो आती है वो कोलेस्ट्रॉल एंकर्ड प्रोटीन्स जो होती हैं वो पाई जाती हैं आउटर फेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सिमिलरली जो जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन्स होती हैं ये भी आउटर सरफेस पे पाई जाती हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये प्रोटीन्स जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं लिपिड राफ्ट के फॉर्मेशन में। ठीक है, ये लिपिड राफ्ट के फॉर्मेशन में ज़्यादातर इन्वॉल्व होती हैं, इसीलिए ये आउटर फेस पे पाई जाती हैं, ये आउटर सरफेस को फेस करती हैं। ठीक है, तो ये तो बात थी एंकर्ड प्रोटीन्स के बारे में और हमारी पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे, दैट इज इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स और मेम्ब्रेन की टोपोलॉजी, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की टोपोलॉजी के बारे में भी हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। वो इंपॉर्टेंट चीज है, वो थोड़ा सा लंबा खींचेगा, हमारा बड़ा लेक्चर होगा। ठीक है, अब धीरे धीरे करके हम लोग मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को खत्म करने वाले हैं। जैसे ही मैं इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स फिनिश कर लूंगा, मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर से जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं मैं सारे के सारे आपको सॉल्व कराऊंगा विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के साथ। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए कीस्टोन लाइफ साइंसेज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।